कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब मस्त होंगे और घर पर ही स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हम लोग ने चैप्टर नंबर 10 शुरू किया है जिसका नाम है हेलो अल्केन एंड हेलो एरिक कंपाउंड। हालांकि ये हमारे ऑर्गेनिक का सबसे पहला चैप्टर है जो हम लोग ने शुरू किया। टेक्स्ट बुक नंबर 2 का दिस इज द फर्स्ट चैप्टर दैट वी स्टार्टेड और अब हमें यही चैप्टर में प्रीवियसली SN2 रिएक्शन खत्म किया था जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें आपने ये पढ़ा था कि अपने पास जो भी SN2 रिएक्शन होता है तो उसका नाम SN2 ही क्यों रखा। तो उस रिएक्शन के अंदर होता ये है कि मॉलिक्यूल जो भी रहते हैं उनमें एक एटम का सब्स्टिट्यूशन होता है और उसकी जगह पर कोई और एटम आता है। अब जो आने वाला एटम है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, जो आने वाला एटम है वो एक न्यूक्लियोफाइल है। और अब इस रिएक्शन के अंदर क्योंकि रिएक्शन की रेट दो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड है, यानी कि रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 2 है, इसलिए हम लोग इसको SN2 बोलते हैं, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द ऑर्डर 2, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन यानी कि दो मॉलिक्यूल का बना हुआ रिएक्शन, उसी को हम लोग बोलते हैं बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बच्चों प्रीवियसली हमने ये सारी चीजें तो पढ़ी थी, बट आज हमें SN1 रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। SN2 रिएक्शन तो हम लोग ने खत्म कर लिया था और आज हमें SN1 रिएक्शन में आगे बढ़ना है। अगर हम लोग SN1 रिएक्शन की बात करें तो हम लोग ये किसके लिए कर रहे हैं? तो ये हम लोग कर रहे हैं हेलो अल्केन्स के लिए। वी आर डूइंग दिस फॉर द हेलो अल्केन्स। लेकिन ये जो SN2 रिएक्शन है बच्चों, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ये होगा क्या? जैसे SN2 के बारे में आपने पढ़ा तो वैसे SN1 का भी तो कुछ वैसा ही रहेगा। लाइक SN1 की अगर बात करें तो वो है सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, क्या आएगा? न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनि का मतलब होता है वन। ये एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन तो होगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल तो आएगा, लेकिन इसके अंदर रिएक्शन की जो रेट है वो सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड रहेगी, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं SN1 रिएक्शन। क्या बोलेंगे? SN1 रिएक्शन। लेकिन ये रिएक्शन में आगे जाने से पहले हम लोग इनके हर एक शब्द को पकड़ के उसका मतलब समझते हैं बच्चों, ठीक है। जरा ध्यान देना। लाइक यहाँ पर हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब समझते हैं, जिसका मतलब होता है उसकी मॉलिक्यूलरिटी जो है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी जो है दैट इज 1, मॉलिक्यूलरिटी 1 बनेगी। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की बात की तो ये कैसे रहते हैं? न्यूक्लियोफाइल, आप नाम को पकड़ लिए तो आपको डेफिनेशन समझ में आएगी। यहाँ पर न्यूक्ली यानी कि न्यूक्लियस बनेगा और न्यूक्लियस का चार्ज क्या रहता है? वो पॉजिटिव रहता है बच्चों। कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है। फाइल का मतलब होता है अट्रैक्ट, तो ये फिलिक है यानी कि वो अट्रैक्टिव होगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल कैसे होंगे? जो पॉजिटिव सेंटर्स को अट्रैक्ट करने वाले होंगे। कैसे रहेंगे? वो पॉजिटिव सेंटर्स को अट्रैक्ट करने वाले होंगे, ठीक है। यानी कि इनका खुद का चार्ज क्या होगा? अगर कोई भी पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो वो खुद क्या होगा? वो उसका उल्टा होगा, यानी कि वो होगा नेगेटिव। तो ये होते हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस चार्ज, NU माइनस, यानी कि इनके खुद का चार्ज होगा माइनस, तभी तो वो क्या करेंगे? तभी तो वो पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट होंगे। अब ये माइनस का मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की भरमार होगी, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, ठीक है, तभी तो वो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन रिच होंगे तभी तो चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन का मतलब हालांकि आपको पता ही है, कोई भी क्रिकेट मैच हो उसमें एक मान लो टीम है, अब वो टीम में 11 मेंबर्स हैं। अब हुआ ये कि एक मेंबर को निकाला और उसकी जगह पर कोई और मेंबर आया तो वो क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन हुआ। सेम में हम लोग क्या करते हैं? कोई भी मॉलिक्यूल में एक एटम को निकाला और उसकी जगह पर न्यूक्लियोफाइल को डाला तो ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिल, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है कि भाई किसी को निकाल के उसकी जगह पे जाना। अब सी में हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में देखते हैं। जरा यहाँ पर ध्यान देना कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस यानी कि क्या? ये जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई, मान लो कि मेरे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल को मैंने कोई भी एक कंटेनर में भरा है। अब वो कंटेनर के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ? तो मैं PPL यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो रहता है, PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उसके ऊपर मैं इंसिडेंट कर रहा हूँ। अब जैसे ही वो कंपाउंड के ऊपर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होगी तो क्या होगा? वो जो लाइट है या तो वो
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा और या तो वो क्लॉकवाइज होगा। समझ में आ रहा है ना? ये क्या हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में जो हो रहा है वो क्लॉकवाइज हो रहा है, और अगर कोई यू होगा तो वो क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। अब मान लो कि भाई वो क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, या फिर ये भी हो सकता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। तो इसी कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इसी कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बच्चों, ठीक है कि नहीं? अब ये जितने भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है उनमें क्या होगा, कायरल सेंटर भी तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कायरल सेंटर भी होना चाहिए। उस कायरल सेंटर को हम लोग C स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कायरल सेंटर क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको समझ में नहीं आया तब यहाँ पर ध्यान दीजिए। कायरल सेंटर किसको बोलते हैं बच्चों, ठीक है? अगर कार्बन के चारों चार वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, उसकी वैलेंसी 4 रहती है बच्चों, ठीक है? अगर कायरल कार्बन में ऐसा हुआ कि उसके चारों चार जो सब्स्टिट्यूशंस है वो अलग अलग है। अब क्या है, मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पर, जैसे कार्बन ले लिया बच्चों, यहाँ पर मैंने क्या लिया, कार्बन लिया। अब ये जो कार्बन है, मान लो कि भाई यहाँ पर उसके पास एक हेलोजन है, यहाँ पर उसके पास एक हाइड्रोजन है, फिर उसके पास यहाँ पर डैश लाइन से क्या हो रहा है, तो एक अल्केन है और ये दूसरा अल्केन यहाँ पर वेज पर है, ठीक है बच्चों? यहाँ पर है वेज पर है, मैंने लिया 8। अगर आप ध्यान से गौर करोगे यहाँ पर तो चारों चार जो अटैचमेंट्स है वो अलग अलग है। तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कायरल सेंटर। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कायरल सेंटर बच्चों, ठीक है? दिस इज कॉल्ड कायरल। और ये जो पूरा कंपाउंड है वो खुद बनेगा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। अब ये क्या करेगा, आप जैसे उसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट करोगे, या तो वो उसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या तो वो उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो क्या करेगा, या तो उसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या तो वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर ऐसा हुआ कि भाई ये टेक्स्ट जो है वो है, उसके बारे में आगे देखने वाले हैं, बट अगर उसने राइट हैंड साइड पर रोटेट किया है तो वो क्लॉकवाइज रोटेशन बोलते हैं, और अगर उसने लेफ्ट हैंड साइड पर किया तो उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं उसको, एंटी क्लॉकवाइज। अब नॉर्मली ऐसे रिएक्शन में होता क्या है कि आप जब भी कोई भी रिएक्शन में SF1 प्रोसेस होता है, SF1, तो वो न्यूक्लियोफाइल वहां पर उसके ऊपर अटैक तो करेगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने के बाद SN1 के अंदर क्या बनेगा, तो गौर करने वाली बात है, उसमें बनेगा रेसिनिक मिक्सचर। क्या बनेगा बच्चों, रेसिनिक मिक्सचर। आप याद करो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग SN2 के बारे में पढ़े थे। तो SN2 के अंदर आप याद करिए कि वहां पर मिक्सचर क्या बन रहे थे, इन्वर्जन बन रहा था। वहां पर हमें प्रोडक्ट एक ही मिल रहा था और वो प्रोडक्ट कैसा था, इन्वर्जन था, यानी कि पहले हमारा प्रोडक्ट यू, रिएक्टेंट जो था वो यू था, तो प्रोडक्ट यू बनेगा। उल्टा हो गया। याद करो मैंने आपको समझाया था कि वो जो अम्ब्रेला होती है बारिश के मौसम में क्या होता है, वो यू रहती है, वो उल्टे हो जाएगा, कौवा बन जाएगा, बराबर कि नहीं? इन्वर्जन हो गया। सेम याद रखिए SN2 के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्जन वाला बनेगा, और SN1 के अंदर प्रोडक्ट जो बनेगा वो रेसिनिक मिक्सचर होगा। बट ये रेसिनिक मिक्सचर होता क्या है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। रेसिनिक मिक्सचर के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग कुछ नोट्स बना देते हैं। इसकी मैकेनिज्म समझाने से पहले मैं यहाँ पर कुछ नोट्स बनाता हूँ। पहली बात तो ये है इसकी, पहला पॉइंट कि इट अकर्स इन टू स्टेप। अब ये जो SN1 रिएक्शन है, इट अकर्स इन 2 स्टेप्स, ये 2 स्टेप्स में अकर करेगा। आप याद करो SN2 रिएक्शन में वो एक ही स्टेप में होता था, SN1 में वो 2 स्टेप में होगा। उल्टा SN2 है तो स्टेप 1 होगा, और SN1 है तो स्टेप 2 होगा। ये मेमोराइजिंग ट्रिक है बच्चों, ध्यान दो यहाँ पर। चलो, तो पहला पॉइंट ये था। इसका दूसरा पॉइंट ये बनेगा कि ये कैसे रहेगा, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो थोड़ा सा वीक रहेगा, ठीक है ना? कैसा रहेगा, वो वीक रहेगा। ओके, न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में भी और थोड़ी सी वीकनेस बढ़ जाएगी। यहाँ पर नंबर 3 इसके बारे में है, ये क्या, इनके अंदर इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। आपने SN2 में क्या क्या यूज किया, याद करिए। SN2 में आपने क्या यूज किया, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट था। तो यहाँ पर उसका उल्टा यहाँ पर यूज किया जाता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, उसका तो यूज करना ही पड़ेगा। इसका जो चौथा पॉइंट है, इट्स अ 4 पॉइंट, वो ये है कि हमें यहाँ पर मिलता है रेसिनिक मिक्सचर। क्या मिलेगा, रेसिनिक मिक्सचर मिलेगा। मैं बताता हूँ क्या होगा, आप जरा ध्यान देना। देखो ये कंपाउंड तो हमारे पास है ऑलरेडी। अब अगर हम लोग देखेंगे तो होगा क्या कि यहाँ से एक X ये निकला और न्यूक्लियोफाइल उसके सेंटर पर अटैक किया, तो हमें ऑलरेडी ये कंपाउंड मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर R आएगा, यहाँ पर आएगा दैट इज R डैश। अब इसका एक और प्रोडक्ट भी मिलेगा,
क्योंकि ये तो मिक्सचर है। मिक्सचर कभी कोई भी चीज कब बनता है, जब दो तीन चीजें मिक्सअप होती है तभी तो मिक्सचर बनता है। जब एक सिंगल कंपाउंड होगा तो उसको हम लोग मिक्सचर नहीं बोलेंगे, वो तो खुद प्योर रहेगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, हमें प्रोडक्ट तो ये मिला कि यहाँ से x गया और NU आया, तो प्रोडक्ट क्या मिला, ये मिला, ठीक है। अब इसमें एक और चीज ये है गौर करने वाली कि अब इसमें आपको प्रोडक्ट ये भी मिल सकता है, दैट इज आपको इसका उल्टा प्रोडक्ट भी मिल सकता है, ठीक है। वो कैसे होगा, क्या होगा, हम लोग आगे बढ़ने ही वाले हैं। अभी आप लोग फिलहाल ये समझिए कि भाई रेसिड्यू मिक्सचर क्या होगा, आपको ये भी प्रोडक्ट मिल सकता है। अब देखो ये प्रोडक्ट जो है वो एक दूसरे के मिरर इमेज है, ये प्रोडक्ट क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज बन रहे हैं ना। यहाँ पर ये U है, ठीक है, और अगर वहां पर देखें तो U हो गया, ये U है ना यहाँ पर। अब ये देखिए प्रोडक्ट कैसे है, ये U है, और अगर आप वहां चेक करोगे तो U हो गया है, यानी कि पूरा उल्टा हुआ, तो ये एक दूसरे के क्या बनेंगे, मिरर इमेजेस बनते हैं। इसी को तो मिरर इमेज बोलते हैं। आप समझिए जरा, गौर कीजिए, अगर आपने मिरर के अंदर ऐसे हाथ रेस किया है तो आपको वहां पर उल्टा दिखेगा, यहाँ पर आप राइट करोगे तो वहां पर आपको लेफ्ट दिखेगा, ठीक है कि नहीं, उल्टा दिखेगा, ये अंगूठा यू दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये क्या एक दूसरे के मिरर इमेज। बट ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड ये एक्चुअल कंपाउंड में सिर्फ रिप्लेस करके लाए हैं। ये एक्चुअल कंपाउंड की तरह ही है, इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, रिटेंशन प्रोडक्ट, यानी कि उसने अपना जो शेप था मॉलिक्यूल का उसको रिटेन किया हुआ है, वो अपने शेप को क्या किया हुआ है, उसने रिटेन किया हुआ है। और ये वाला जो प्रोडक्ट है वो पूरा उल्टा है, तो ये इन्वर्जन वाला बना, क्या बना, ये इन्वर्जन प्रोडक्ट मिला है। क्या मिला बच्चों, हमें ये इन्वर्जन प्रोडक्ट मिला है, ठीक है। और ये रिटेंशन जैसा ना वैसा आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एनसीईआरटी बुक में डेफिनेशंस दिए हुए। रिटेंशन समझिए, शब्द पकड़िए, रिटेन करना, जो उसका शेप था वैसा ही शेप है यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा, रिटेंशन बनेगा। और यहाँ पर इन्वर्जन उल्टा हुआ, ये U था बराबर, मान लो कि ये तो U था, अब यहाँ पर प्रोडक्ट U आ गया, यानी कि उल्टा हुआ तो ये होगा इन्वर्जन। क्या होगा ये, दिस इज इन्वर्जन। अब यहाँ पर ये सारी बात है। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में एक चीज मैं बताता हूँ आपको कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किनको बोलते हैं बच्चों। अब ध्यान दीजिए, पोलर प्रोटिक यानी कि जिनके अंदर क्या हो, जो H+ को डोनेट करता है। जरा ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो जैसे H2 हमारे पास है, H2 में होता क्या है, ये उसका शेप है बच्चों। जब वो टूटता है, अब यहाँ पर प्लस डेल्टा डेवलप होता है, यहाँ पर माइनस डेल्टा डेवलप होता है। जब ये टूटता है, जब H2 के मॉलिक्यूल टूटते हैं तो वो H+ आयन देते हैं, इसलिए इसको हम लोग ने बोल दिया प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट होता क्या है, देखो जो भी मॉलिक्यूल H+ को देता है वही प्रोटिक बनता है, और जो H+ को नहीं देता वो ए प्रोटिक बनता है। तो आप यहाँ पर वाटर की जगह पर एसिडिक एसिड भी ले सकते हो, वो भी यहाँ पर क्या काम करेगा, तो वो यहाँ पर प्रोटीन का काम करेगा, क्योंकि वो भी H+ को फॉर्म करेगा, ठीक है बच्चों। इधर तक क्लियर है सबको। चलिए एक बार नोट कर लीजिए, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग आगे जाएंगे। मैं बोर्ड को रख कर दूंगा, क्या करेंगे हम लोग, तो आगे जाएंगे। एक बार नोट कर लीजिए यहां तक, जरा यहां पर आगे पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे SN1 मैकेनिज्म बच्चों। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से क्वेश्चंस 100% आते हैं बोर्ड एग्जाम में एज वेल एज इन द एनसीईआरटी। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, SN1 की मैकेनिज्म, SN1 की मैकेनिज्म में, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब कैसे होगा, हमने आगे जो मॉलिक्यूल लिया वही मॉलिक्यूल को हमें लेना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, तो हाइड्रोजन लिया है, या फिर हम यहाँ पर हेलोजन ले लेते हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल का शेप है, ये यहाँ पर एक क्या आ रहा है, तो R है, अल्केन, यहाँ पर और अल्केन है, दैट इज R'। क्या है यहाँ पर, दैट इज R' है यहाँ पर, ओके। ये अब होगा क्या, अब आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर, जरा ध्यान से देखना, ये जो है वो 2 स्टेप पे रिएक्शन होती है। तो ये तो हम पहला स्टेप पढ़ रहे हैं, स्टेप नंबर 1 है ये, जरा ध्यान देना आप लोग, दिस इज स्टेप नंबर 1। अब क्या होगा यहाँ पर, तो हम लोग इसको रिएक्ट करवा रहे हैं विद द न्यूक्लियोफाइल। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने से पहले यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग डालते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अब होगा क्या, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करवाएगा। ये ब्रेक भी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस डेल्टा चार्ज डेवलप होता है, यहाँ पर ये प्लस डेल्टा चार्ज डेवलप होता है, यानी कि ये क्या बनेगा, पोलैरिटी बनती है, पोलैरिटी बनती है, इसलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसको ब्रेक करता है। अब जब पहले क्या होगा स्टेप नंबर 1 में इसमें कि कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, जब ये टूटेगा यहाँ से तब हमें ये कुछ इस तरह से मिलेगा। लेकिन बच्चों अब क्या होगा, जैसे ही टूटेगा ना यहाँ से तब ये जो मॉलिक्यूल है वो रिलैक्स होगा, वो ये जो मॉलिक्यूल है क्या होगा, रिलैक्स होगा। तो जब अब ये U था, जरा ध्यान दीजिए, अब ये U था, जब यहाँ से
जैसे ये बॉन्ड टूटा है, ठीक है, यहां से ये फोर्स हटा है, तो ये क्या होगा, रिलैक्स होगा कि नहीं, क्या हो जाएगा, ये यू था, अब ये यू रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा जरा ध्यान से देखना, क्योंकि ये रिलैक्स होगा ना तो ये प्लेनर बन जाएगा। ये कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो कैसा बनेगा, सब ध्यान देना, ये प्लेनर कार्बोकेटाइन बनेगा, ये आर आएगा, ये आर डैश आएगा और यहाँ पे ये एच आ जाएगा, ठीक है। और ये तो बन रहा है हमारे लिए क्या, तो ये प्लेनर बन रहा है। अब आप याद करिए इसका शेप क्या रहता है, हम लोग ने 11th में पढ़ा। अब जो पढ़े नहीं है कोई बात नहीं है, अब जो पढ़े नहीं उनके लिए भी कोई चिंता की बात नहीं है। क्या हुआ, मॉलिक्यूल का जो स्ट्रेस था वो रिलीज हुआ, अब वो इस तरह से हो जाएगा, प्लेनर बनेगा। और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ट्राइगोनल बनेगा। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। ट्राइगोनल प्लेनर तो खुद बोल रहा है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो प्लेनर है, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकेटाइन बनेगा, क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। ये ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकेटाइन बनेगा, C+ बोलते हैं इसको हमें, ठीक है। ये बनेगा, अब इसका शेप आप देख लो जरा, ये प्लेनर शेप बनेगा उसका, ट्रायंगुलर टाइप, ये कार्बोकेटाइन बना। अब क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन बना है। अब ये आप जरा ध्यान से देखो, स्टेप नंबर 1 तो हमारा खत्म हुआ जिसके अंदर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। अब हम लोग स्टेप नंबर 2 लेते हैं, ध्यान देना बच्चों, पे अटेंशन हियर। ये स्टेप नंबर 2 हम लेते हैं, ठीक है, ध्यान देना। अब कार्बोकेटाइन तो बन गया, वही कार्बोकेटाइन को लेकर हमें आगे बढ़ना है। ये हमारा कार्बोकेटाइन था, ये R था, ये R डैश था और ये H था, और ये हमारा कार्बोकेटाइन है जिसका स्ट्रक्चर क्या था, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकेटाइन है, ठीक है। ये ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकेटाइन है। आप जरा इमेजिन करिए तो आपको ये 3D स्ट्रक्चर ऐसा लगेगा। तो ये प्राइमरी कार्बो, ये एक्चुअली में तो ये क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकेटाइन बना, ठीक है। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ये हमारा भी कंसर्न नहीं है, हमको बाद में देंगे। तो आप ये देखिए अब क्या होगा इसके बाद, या हम लोग स्टेप नंबर 2 ले रहे हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करना शुरू करेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो कार्बोकेटाइन बना वो स्ट्रेस फ्री बना, इस तरह से स्ट्रेट बना, पहले यू था फिर ये यू बन गया। तो होगा ये यहाँ पर कि आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो आगे से अटैक भी कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है, यानी कि यू ऊपर से अटैक करेगा और वो यू पीछे से भी अटैक करेगा। आप समझे कि नहीं, आगे से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी कर सकता है, क्योंकि ये तो एकदम स्ट्रेट मॉलिक्यूल बना, प्लेनर बना है, ठीक है। तो दोनों साइड से अटैक कर सकता है। तो अगर मान लो कि मैं उस पर फ्रंट अटैक किया, अब आप लोग याद करो जब हम लोग ने पढ़ा था SN2 रिएक्शन, तब हमने ये देखा था कि SN2 में मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ बैक अटैक करते हैं, पीछे से वार करते हैं, वो कभी भी फ्रंट अटैक नहीं करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर इसमें फ्रंट अटैक हुआ, अगर मान लो कि इसमें फ्रंट अटैक हुआ तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, तो हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा, ये NU आएगा। अब पहले तो ये U बराबर, अब अगर मान लो उसने फ्रंट अटैक किया तो वापस स्ट्रेस आएगा, तो ये मॉलिक्यूल पूरा U कर्व हो जाएगा। तो अब क्या होगा, तो हमें यहाँ पर ये U मिलेगा, ये H है, फिर ये क्या है, हाँ ये R मिल गया, ये तो क्या था हमारे पास, वो तो डैश लाइन था, ये वेज है, और ये बन जाएगा R डैश, ठीक है, ये बन जाएगा R डैश बच्चों। अब ये तो कब क्या है, ये तो फ्रंट अटैक के लिए है। अब अगर मान लो कि भाई ये मॉलिक्यूल ये कार्बोकेटाइन है और अगर उसमें अगर ऐसा हुआ कि वो बैक अटैक कर रहा है तो वो यू हो जाएगा, तो क्या होगा, तब हमें प्रोडक्ट कुछ ये मिलेगा। अब ये बैक अटैक में प्रोडक्ट ये मिलता है, दैट इज दिस वन, ये R आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड R डैश। अब आप इसको गौर करिए, ये वेज है, ये तो वेज है, क्या बता रहा है, ये जो है कार्बन, यहाँ पर जो R डैश वो यू आ रहा है बोर्ड से टुवर्ड्स अस, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, हमारी तरफ आ रहा है, और ये जो R है, ये जो हमने डैश लाइन से बताया वो क्या होगा, बोर्ड के पीछे होगा, समझेंगे नहीं, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम अस, ये अवे फ्रॉम अस, यानी कि मान लो कि ये बोर्ड है तो जो R डैश है वो यू आ रहा है, अपनी तरफ आ रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और वहां पर जो हमारे पास R है जो हमने डैशेड लाइन बताया वो कहां जा रहा है, वो दूर जा रहा है, इट्स गोइंग अवे फ्रॉम अस, या अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो फ्रंट अटैक था, फ्रंट अटैक में क्या हुआ, जैसा मॉलिक्यूल था स्टेप 2 में, स्टेप 1 में जैसा मॉलिक्यूल था वैसा ही तो प्रोडक्ट मिला हमें, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलेंगे, रिटेंशन, जैसा था वैसा ही उसने स्ट्रक्चर क्या किया बच्चों, रिटेन किया। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं, इतना इजी है ये, ना ही शक्तिमान बनने की जरूरत है, ना ही हमें बैटमैन या सुपरमैन बनने की जरूरत है, एकदम इजी, बस फंडा लगाओ, अपने दिमाग को थोड़ा सा यूटिलाइज करो और काम खत्म करो, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर जो बैक अटैक हमने करवाया था, बैक अटैक जो हमने करवाया था
उल्टा हो गया, यानी कि ये बन गया इन्वर्जन। क्या बन गया बच्चों? ये बन गया इन्वर्जन। और यही जो मिक्सचर बना है, इसी मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं दैट इज रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, कि क्या हुआ? एक तो बना रिटेंशन प्रोडक्ट, एक बना इन्वर्जन प्रोडक्ट। अब एक क्या करेगा? एक ये करेगा कि कंपाउंड को क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो उसका जितना भी रोटेशन हो रहा है, एक क्लॉकवाइज करवाएगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करेगा, तो जितना उसका रोटेशन था उतना ही रहेगा। यही तो ऑप्टिकल कंपाउंड रहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट का क्या हुआ? एंटी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो क्लॉकवाइज हुआ। मान लो कि यहां पर क्लॉकवाइज हो गया है, दिस इज क्लॉकवाइज यहां पर, और ये यहां पर क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो इसका जो टोटल जो रोटेशन है वो तो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितना रोटेशन क्लॉकवाइज हुआ था, दूसरे प्रोडक्ट में क्या किया? उतना ही रोटेशन उसको क्या करवा दिया? एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। ये मान लो कि ये क्लॉकवाइज हुआ है, तो दूसरे प्रोडक्ट ने एंटी क्लॉकवाइज करवा के जहां था वही ला के, यानी कि यहाँ पर हमें ये इसका मैकेनिज्म खत्म होता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है बच्चों कि हमारे पास SN1 रिएक्शन में जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, तो जरा ध्यान देना, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, इस स्टेप नंबर 1 जो है उसको हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये स्टेप के अंदर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल तो पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का तो कोई है ही नहीं, मीनिंग तो हम उसको लिखते भी नहीं है। एक ही मॉलिक्यूल है जिसका रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, सॉल्वेंट तो क्या कर रहा है? खुद थोड़ी रिएक्ट हो रहा है, वो तो रिएक्शन की कंडीशन को क्रिएट कर रहा है। तो क्योंकि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसका ऑर्डर क्या बनेगा? इसका ऑर्डर इक्वल टू 1 बनेगा बच्चों। इसलिए तो इसके SN1 बोला है, इसके नाम के ऊपर 1 लगाया है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। अब आप लोग इसको नोट डाउन कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, फिर हम लोग आगे जाएंगे। नोट डाउन कर दीजिए आप, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, तो फिर ये SN1 वाले इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम लोग समाप्त करते हैं और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को खत्म करते हैं बच्चों। चलिए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ SN1 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, IMP पॉइंट्स। ठीक है, SN1 आएगा यहाँ पर। IMP पॉइंट्स उसके क्या है जो हमने अभी तक पढ़े हैं। ठीक है, उसका एक रिवीजन होता है, क्विक रिवीजन। देखो स्टेप नंबर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो स्टेप नंबर 1 जो है ना, वो क्या है? वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, RDS है बच्चों। ठीक है, दैट इज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप। उसमें क्या था? ये जो RX था हमारे पास, यानी कि था क्या? मतलब कि पूरा जो रिएक्शन का रेट है वो RX कंसंट्रेशन पे डिपेंड है। ठीक है कि नहीं? वो कौन सा मॉलिक्यूल था? तो ये वाला मॉलिक्यूल था जो हमें याद है, हमने किया है आगे। R है, ये क्या है? R डैश है हमारे पास, और ये क्या है? तो ये हमारे पास था, दैट वाज द हैलोजन। तो यहाँ पर जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप, रेट जो है उसका फॉर्मूला होता है रेट इज इक्वल टू K इनटू क्या है यहाँ पर? दैट इज RX। यही लेते हम लोग, ये पूरे मॉलिक्यूल को RX की तरह लेते हम लोग। यहाँ पर कितना? एक ही मॉलिक्यूल था, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ऑर्डर क्या बना है? इसका ऑर्डर बन गया है दैट इज इक्वल टू 1। खत्म, पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट क्या है? अब यहाँ पर क्या बन रहा है? तो हमें मिल रहा है रेसिमिक मिक्सचर। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? तो हमें मिल रहा है रेसिमिक मिक्सचर। ये रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं तो हमने आगे ही पढ़ा। एक इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा, देखो कहीं आपका लिखो रिटेंशन प्रोडक्ट है और एक इन्वर्जन प्रोडक्ट है। एग्जाम में पूछते हैं ये एक दूसरे के क्या है? ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। ठीक है क्या नहीं? तो याद करो यहाँ पर क्या था? ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर, ये रिटेंशन है इसलिए यहाँ पर ये H आएगा, यहाँ पर ये क्या आएगा? R आएगा, यहाँ पर ये R डैश आएगा। R डैश कोई और मॉलिक्यूल है अल्केन का। ठीक है, ये क्या है? मिरर रख दिया हमने बीच में, समझो ये मिरर रख दिया हमने। मिरर को इसी तरह से तो रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में, ऐसे लाइन करके कट करते हैं ना। ठीक है ना, इसी तरह से तो मिरर को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं मिरर में, बराबर है। अब अगर मान लो कि भाई यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल म्यू आ गया है, यहाँ पर ये H आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? हमारा R आ जाएगा बच्चों, और ये क्या आ जाएगा? R डैश आ जाएगा। यानी कि ये क्या हुआ है? उल्टा मिला, एक दूसरे के मिरर इमेज है, ये इन्वर्जन है, उल्टा मॉलिक्यूल मिला, और इसी जैसा था वैसा। ठीक है ना, तो ये इसको रिटेंशन बोलते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3 क्या है? जो अवतार पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिएक्शन का जो रेट है किस पे डिपेंड है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। ठीक है, किस पे डिपेंड है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड है। यानी कि रिएक्शन फास्ट कौन सा होगा? टर्शियरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा, तो रिएक्शन फास्ट उसकी होगी। फिर सेकेंडरी की उससे कम, प्राइमरी की उससे कम, और उससे सबसे कम मिथाइल
जो अल्केन है उसी का होगा, यानी कि मिथाइल कार्बोकेटायन। ठीक है बच्चों, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। ठीक है ना, ये टर्शियरी का रेट सबसे ज्यादा होगा, सेकेंडरी का उससे कम होगा, प्राइमरी का उससे कम होगा। ठीक है, एंड चौथा पॉइंट है कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जिसका काम क्या होता है, उसका काम होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है, यानी कि हमारा जो टाइम स्पैन है रिएक्शन का वो कम हो जाता है, इट डिक्रीजेस। और आखिरी पॉइंट तो जैसे हमने पढ़ाई है, यानी हमें क्या मिलता है, हमने रेसिनिक मिक्सचर के बारे में देख लिया। इन्हीं को बोलते हैं रेसिनिक मिक्सचर, ये याद रखने वाली बात है। यही है रेसिनिक मिक्सचर, और इसको हम लोग बोलते हैं एक दूसरे के दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बच्चों। इनको क्या बोलते हैं, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बच्चों। तो यहाँ पर हमारा SN1 रिएक्शन खत्म हो गया है बच्चों। अब मैं आपको और करवाता हूँ, लोग आगे SN1 और SN2 का क्या करेंगे, तो हम लोग उसका कंपैरिजन भी करेंगे, और वो कंपैरिजन स्टडी हम आगे आने वाले लेक्चर में और ज़्यादा डिटेल में करेंगे। यहाँ पर हमारा SN1 एंड SN2 डिटेल में खत्म हुआ है। एक बार आप रिवाइज कीजिए, और आज का आपका होमवर्क है आपको ये सारी चीज़ें नोट्स बनाकर 2 बार लिखकर आपको मुझे व्हाट्सएप करनी है बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं मेरे रेगुलर लेक्चर्स में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर बच्चों।